नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। देश भर में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। कोरोना की इस बेलगाम रफ्तार पर काबू करने की कोशिश में बिहार सरकार की ओर से कई पाबंदियां भी लगाई गई है। इन पाबंदियों के साथ साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हेलो डॉक्टर एक खास सीरीज है जिसमें कोरोना से एहतियात और कोरोना से जुड़ा हर कंफ्यूजन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से आप दूर कर सकते हैं, उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा जगत के कई विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर उत्पल आनंद गैस्ट्रोलॉजिस्ट एम्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर अभिनव सिंह कोविड एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। डॉक्टर रत्नेश चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर IGIMS, तमाम चिकित्सकों का, तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारी मदद करने की बात कही है। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा, तो सवाल हम डॉक्टर्स से करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बच्चों में ओमिक्रॉन के लक्षण की जानकारी आप सबको दे दूं। अगर आपके बच्चे ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं तो उनमें कई तरह के लक्षण दिखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के डिस्कवरी हेल्थ के इस स्टडीज के अनुसार बच्चों में अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण होता है तो लगातार उनमें छींकने, खांसने, गले में खराश, इस तरह के संक्रमण, इस तरह की छोटे बच्चों को ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा है। ये बात भी सामने आई है इस स्टडी में। साथ ही साथ बच्चों में बड़ों से अलग ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। और इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा जगत के तमाम विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ, जो अगर हम फ्लू की बात करें और साथ ही साथ ओमिक्रॉन या फिर कोरोना वायरस की बात करें, आमतौर पर अगर हम आनंद जी बात करें, उत्पल आनंद, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में और साथ ही साथ फ्लू में भी कई दफे ऐसा देखा जाता है कि पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी देखने को मिलती है। ऐसे में किस प्रकार, अगर पेट में किसी तरह की परेशानी होती है, दस्त होता है, उस दौरान किस तरह की खान पान रखनी चाहिए और उसका क्या इलाज हो सकता है? अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जितनी इन्फेक्शंस अभी जो कोरोना के लेकर के आ रही है उसमें GI सिम्टम्स प्रमुखता से आ रही है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है उल्टी होना, लूज स्टूल होना और कंस्टिपेशंस होना, पेट में दर्द होना। ये सारी चीज़ नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी हो सकती है, कोरोना की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अभी अगर किन्हीं को भी इस तरह के सिम्टम्स है तो इसको कोरोना के साथ में रिलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी वेव्स है। साथ में इस तरह GI सिम्टम्स के बाद जनरली हल्के बुखार और खांसी और सोर थ्रोट, मतलब गले में चुभन जैसी साथ में सिम्टम्स भी आती है। और साथ में अगर डायरिया, पेन एब्डोमेन या कंस्टिपेशंस या उल्टी है तो जस्ट सिम्टोमेटिक इलाज की ही इस बार जरूरत है, क्योंकि इस बार वाली वेरिएंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कम से कम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जनरली 3 से 4 दिन तक पेट खराब या उल्टी रहती है, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ORS के घोल पीना, हल्का खाना खाना और पानी का मात्रा शरीर में संतुलन बना के रखने से ही ठीक हो जाता है। अगर साथ में बुखार और सोर थ्रोट है तो कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल खाने की जरूरत नहीं है, केवल पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम 2 या 3 बार खाना ये सफिशिएंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ही कम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम ओमिक्रॉन वेरिएंट कहते हैं। इस बार भी GI सिम्टम्स 30 से 40% लोगों को देखने को मिलता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती है, बहुत तेज आगे नहीं हो रही है सेकेंड वेरिएंट की तरह, डेल्टा वेरिएंट की तरह, जिसमें कभी कभी लोगों को GI सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो जाती थी, ब्लीडिंग होता था, लैट्रिन के रास्ते से खून आना। ये इस बार वो देखा नहीं गया है, और जो भी GI सिम्टम्स है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो वाकई इस वक्त बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार कई तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं, उनसे जानकारी लेंगे। डॉक्टर अभिनव, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में कई तरह के लक्षण ऐसे तो
एक समान ही है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। क्या ओमिक्रॉन के लक्षण थोड़े अलग दिख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। अभी से 10 दिन पहले तक सारी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा प्रेवलेंट था कंपेयर टू ओमिक्रॉन। धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट का नंबर अब घट रहा है, ओमिक्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। जहाँ तक लक्षणों का सवाल है, जैसा डॉक्टर उत्पल ने कहा कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा डेल्टा में था। डेल्टा में मतलब लंग्स जो कहे मोटा मोटे कह सकते हैं, तो लंग्स का एल्वियोलाई ये सब में इन्वॉल्वमेंट था। इस कारण से जो सेकेंड वेव आया था डेल्टा के कारण आया था, उस समय लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी शरीर में। इस बार ये है अपर ट्रैक्ट में, जिसको ब्रोंकियल्स ब्रोंकेस ये सब में ज़्यादा है। वो मोटा पाइप होता है जो नाक से हमारा फेफड़े को जोड़ता है, उसमें ज़्यादा है। उसके कारण लक्षण जो आ रहे हैं, पहला इन्फेक्शन का लक्षण, इन्फेक्शन का पहला लक्षण और मोस्ट कॉमन लक्षण होता है फीवर जी। दूसरा है सोर थ्रोट होना, गले में खराश होना, बार बार बोलना, मरीजों का कहना कि खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रही है, थूक घोटने में दिक्कत हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा है बॉडी एक, जो कि कॉमन होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन में। तो इस चीज का कुछ लोग अभी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ठंड मार दिया, ठंडा हो गया, ठंडा मार दिया, ये देहाती टर्म होता है और लोग वो मान रहे हैं। जबकि अगर साथ में ये प्रॉब्लम घर के और लोगों को आ रहा है, अगर घर के साथ वाले लोगों को भी आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कोविड इन्फेक्टेड है। वेदर ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, ये सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोटा मोटी ट्रीटमेंट प्लान ग्रॉसली सेम रहेगा। जो मैं हम हर बार बोलता हूं कि वो वही होगा, सोशल डिस्टेंसेस, मास्क, हैंड हाइजीन, ये हमें मेंटेन करना है, और प्लस वैक्सीनेटेड होने का। इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ये हो रहा है कि ये बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व भी कर रहा है। डेल्टा उतना बच्चों में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इस बार बच्चों में भी हो रहा है। लेकिन ये एक चीज अच्छी अभी तक तो रिपोर्ट आ रही है कि ये एक सिंपल फॉर्म है, माइल्डर फॉर्म है। डेथ अभी तक कहीं भी रिपोर्टेड नहीं, कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है जो ओमिक्रॉन के कारण डेथ हो। ओमिक्रॉन अगर सपोज किसी को दूसरी कोमॉर्बिडिटी है, कोई दूसरी समस्या है, वो था, हार्ट अटैक आया, लेकिन उस वक्त पता चला कि साथ में वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, तो उसको ओमिक्रॉन के कारण डेथ नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज है कि ये माइल्डर फॉर्म है पर से ओमिक्रॉन, लेकिन प्रिकॉशन मेंटेन करना है। ये इसके साथ एक चीज ये दिक्कत है कि ओमिक्रॉन कंपेयर टू डेल्टा 6 to 10 टाइम्स फास्टर स्प्रेड करता है एक आदमी से दूसरे आदमी। डेल्टा जितने एक बार में अगर 3 आदमी को इन्फेक्ट करता है, तो उतने ही टाइम में ओमिक्रॉन 6 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसीलिए ये अधिकतर लोगों को अभी सोसाइटी में जिसको भी देखेंगे तो हो रहा है, हर घर में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोविड से, कुछ तो कुछ सिम्टम्स हर कोई को है। डॉक्टर अभिनव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार ओमिक्रॉन की बात आपने की कि काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके जो लक्षण है वो आपने बताया कि गले तक ही रहते हैं, नीचे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन क्या ये समझा जाए कि अगर इस मौसम में आपको सर्दी बुखार है तो आपको कोरोना ही हुआ है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें सिम्टम्स सारे कोरोना के होते हैं, लेकिन जब टेस्टिंग कराई जाती है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे और दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी ग्रॉसली अपर ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट का निगेटिव आना ये नहीं कहता है कि आपको नहीं है, ओमिक्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी हो सकता है ये कि जिस वक्त आपको सैंपल लिया गया, सैंपल में जो सिक्रीशंस कलेक्ट किया गया उसमें नहीं था कोविड का वायरस, तो इस कारण से नहीं आया। ये कोई चीज़ नहीं है। लक्षण को देखेंगे अगर आप मान के चलें तो अभी जिस स्पीड से फैल रहा है, पहला डायग्नोसिस हमारा ओमिक्रॉन ही होगा, कोविड ही होगा। दूसरा आना नहीं आना, ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप फॉल्स निगेटिव थे या किसी कारण से और से नहीं आ पाया, तो या उस वक्त आपके पास नहीं था। सपोज मैंने अभी टेस्ट करवाया, मेरा निगेटिव आया, फिर शाम में मेरे पास लक्षण आ गया, मैं शाम में करवाऊंगा, हो सकता है मैं पॉजिटिव आ जाऊं। तो पॉजिटिव और निगेटिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड मैनेजमेंट के लिए सिम्टम मैनेजमेंट है। सिम्टम को देख के कोरिलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। जी।
और मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर रत्नेश चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर IGIMS। सर, जिस तरीके से कई सारे ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण सामने नहीं प्रकट होते हैं, लेकिन बावजूद वो कोरोना संक्रमित होते हैं, और अगर लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो किस आधार पर उनका इलाज किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति है सभी दर्शकों को, और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया कि कई लोगों को सिम्टम नहीं है लेकिन उनको कोरोना है, ऐसा कई बार होता है क्योंकि जो मरीज आते हैं उनको कई बार दूसरी सिम्टम भी साथ में होते हैं लेकिन कोरोना के सिम्टम नहीं होते। लेकिन आज के समय में जो है सर्दी खांसी बुखार ये बहुत ही आम बात होती जा रही है, और उनका इलाज जो है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको बुखार हो तो 650 का पैरासीटामोल ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। दूसरी बात है, आप गर्म पानी का गराला कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सांसों के एक्सरसाइज करें नियमित रूप से। 3 से 4 दिन में आपको ठीक हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बुखार परसिस्ट करता है, आपका जो कफ है वो प्रोडक्टिव कफ यानी कफ बाहर निकलता है, तब आपको अपने स्थानीय डॉक्टर से, निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र से आपको संपर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है एंटीबायोटिक दे, शुरू में बिल्कुल कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल पैरासीटामोल लें और गर्म पानी से जो है गलाला करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, ऑक्सीजन सेचुरेशन को मापते रहें, इन्हीं से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कुछ डाटा आपका जो स्क्रॉल भी हो रहा है उसकी भी चर्चा कर दूं, और एक चीज़ और करेक्शन कर दूं कि भारत में ओमिक्रॉन से एक डेथ जो है ऑलरेडी राजस्थान में वेल रिपोर्टेड हुई है, भारत सरकार ने इसको रिपोर्ट किया है। दूसरा, अमेरिका में भी जो है इस तरह के कई केसेस आए हैं जो ओमिक्रॉन से डेथ हुई है, 2 तो ऑफिशियली डेथ हुई है। जितने भी लोग अपनों जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, ना सिंगल डोज ना डबल डोज। यानी कहने का अर्थ है कि जो वैक्सीनेशन है कहीं ना कहीं प्रिवेंट भी करता है। और जो डाटा आ रहा है, देखिए 2,68,000 के आसपास जो है केसेज जो है पिछले 24 घंटे में भारत में आ गया। बिहार में भी जो है सिर्फ पटना में 2,000 के आसपास से 2,100 के आसपास नए केस आ गए हैं। 13,000 से ऊपर जो है सक्रिय केस हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है इस तरह के डाटा में कि जो होम टेस्टिंग कर रहे हैं, घर पर जा खुद से जो टेस्ट कर रहे हैं, वायरस के एंटीजन टेस्ट या इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी रिपोर्टिंग हर जगह नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका भी जो है कहीं ना कहीं एक आकलन होना चाहिए, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि लोग क्यों नहीं उसको जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। तो और जो अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे मोटा मोटी बात यही सामने आई है कि ओमिक्रॉन जो है कोई बहुत हार्श वायरस नहीं है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म है। पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 24 नवंबर 2021 को जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है पहला केस आया, और 31 दिसंबर तक आते आते जो है केस लगभग खत्म हो गए। कल जो है WHO के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वहाँ दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर अब ओमिक्रॉन खत्म हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पीक वेव आ चुका है, लेकिन भारत में कब तक आएगा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पर जो है आम लोगों को ज़्यादा अवेयर करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर उत्पल आनंद, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी अभी इस बात की जानकारी दी कि जब कोरोना का संक्रमण किसी व्यक्ति में फैलता है तो पेट से संबंधित भी कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? साथ ही साथ जाहिर सी बात है, पेट संबंधित अगर किसी भी तरह की तकलीफ है तो उससे खान पान का सीधा जुड़ाव होता है। खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना होगा? इसमें जो कोरोना वेरिएंट की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस या उसकी तरह सिम्टम्स हो रही है, इस पर कोई स्पेसिफिक अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे नॉर्मली गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरियल होता है तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ये वायरल फॉर्म है, इसमें एंटीबायोटिक या एंटीवायरल किसी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें लूज स्टूल कॉमन है या उल्टी कॉमन है तो इसमें डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आती है, और डिहाइड्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इलाज है कि अपने को हाइड्रेट रखें। केवल पानी नहीं पिए, पानी के साथ उसमें नमक और चीनी के साथ में घोल, जिसको बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, उसको रेगुलर अंतराल में लेते रहना है और अपने को हाइड्रेट रखना है। कैसे हाइड्रेट है कि नहीं ये किस तरह से पता चलेगा? तो इसका सबसे अच्छा मार्कर है कि यूरिन आप देखते रहे हैं कि पेशाब आपको लग रही है और समय समय पे आप पेशाब सही मात्रा में हो रहा है, पेशाब कम तो नहीं हो रही है। ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बच्चों में, और खासकर ठंडे में, जबकि ऐसे ही पानी लोग कम पीते हैं ठंडे के डर से, उस पर बच्चे और भी कम पानी की डिमांड करते हैं। साथ में अगर उल्टी और दस्त हो रही है तो उसको पानी का रिप्लेसमेंट की बहुत ही ज़रूरत की है।
तीसरा इम्पोर्टेंट है कि खान पान थोड़ा सादा रखने की ज़रूरत है इस वक्त में, क्योंकि अधिक गरिष्ठ खान पान या अधिक फैटी चीज़ें लेने से और उल्टी और जो लूज स्टूल वाली परेशानी बढ़ सकती है। बाहर के खाना को अवॉइड करना है, घर का ही खाना, आराम से पचने वाली खाना जैसे खिचड़ी हुआ या सिंपली चावल और हल्का सा कुछ आलू को उबाल करके उस वक्त में जब आपको परेशानी हो रही है उस वक्त में खाए और पेट को आराम दे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सब सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें और ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आ रही है। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइड्रेट रहें, पानी की शरीर में कमी नहीं हो, पेशाब को देखते रहें कि पेशाब हो रहा है कि नहीं, और एक बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन जिसको ORS सॉल्यूशंस आता है बाजार में, इसको डाल करके पानी पीते रहें। कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट की इस पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर अभिनव सिंह, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की डोज अब बच्चों को भी लग रही है, वयस्कों को भी लग रही है, ऐसे में कब तक ये वैक्सीन काम करना शुरू कर देगी? क्योंकि अब एग्जाम्स नज़दीक हैं, बोर्ड्स एग्जाम होने हैं, क्या तब तक बच्चों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन की? क्या वो अपना काम करना शुरू कर देगा? देखिए, वैक्सीन तो जैसे पड़ता है वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन उसका ऑप्टिमम लेवल एंटीबॉडीज का बनने में थोड़ा समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन पड़ रही है उस पर भी, लेकिन मोटा मोटी 4 वीक तक में अच्छा खासा अमाउंट में एंटीबॉडीज बन जाता है। और जिस तरह से अभी फैल रहा है ओमिक्रॉन, एक डेटा के हिसाब से 60 to 70% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुका है, एसिम्प्टोमेटिक हो, कोई लक्षण नहीं है उसके कारण, या माइल्ड सिम्टम लेके, तो वो एक नेचुरल एंटीबॉडी भी शरीर में बन रहा है, उसके कारण भी अच्छे खासे लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। एग्जाम टाइम और प्रोटेक्शन एज कह रहे हैं, जो बात पहले हुआ था डिसीजन कि जब हम वैक्सीनेटेड हैं फिर भी वो जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल या कोविड नॉर्म जिसको कहते हैं, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बच्चों को। वो ज्यादा प्रभावी होगा कंपेयर टू अभी अगर वैक्सीन पड़ना शुरू हुआ 1-1.5 महीना तो टाइम लगेगा। जी, इसके अलावा बूस्टर डोज की हम बात करेंगे। बूस्टर डोज अब दिया जा रहा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और इसके अलावा जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, क्या ये बूस्टर डोज किसी तरह से उनको फायदा करेगा? क्या आने वाले वक्त में ये संक्रमण को रोक सकता है? इस वाले वेव में बूस्टर डोज का कोई खास रोल नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए बूस्टर डोज है। अभी जो वेव चल रहा है इसमें पर से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, डॉक्टर रत्नेश चौधरी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फ्लू और कोरोना के लक्षण लगभग एक से होते हैं, ऐसे में लोग इस बात को कैसे समझें कि वो फ्लू से ग्रसित हैं या कोरोना से ग्रसित हैं? देखिए, ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर आपको फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन साथ में सिर दर्द है, पेट की समस्या है, बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है, तो फ्लू में होंगे ज़्यादातर, और कई बार जो है कोरोना में भी है। तो अगर आपको लगता है, आपको शक है, तो आप जांच करा लीजिए। एंटीजन 30-40% की सेंसिटिविटी होती है, RT-PCR की जो 70-80% का सेंसिटिविटी होती है, वहां से आप पता कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि अगर जैसे अभी ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के भारत में लगभग 5,000 के आसपास केसेज आए हैं, लेकिन अन्य जो केसेज आ रहे हैं, अगर भारत में 2,69,000 केसेज आए तो वो कौन से हैं? क्योंकि सबकी जीन सिक्वेंसी तो हो नहीं पा रही है, और संभव भी नहीं, क्योंकि एक बार अगर 96 सैंपल का अगर सिक्वेंसी की जांच होती है तो लगभग 16-17 लाख रुपए खर्च होते हैं, और भारत में सुविधा बहुत ज्यादा उपलब्ध भी नहीं है। तो लोगों को आज की तिथि में मान के चलना चाहिए कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो आपको ओमिक्रॉन ही हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि जो है साइंटिफिक तरीके से ही की जा सकती है। तो अगर किसी को फ्लू है अभी याद में, तो फ्लू भी एक तरह का जो है 1918 का जो स्पेनिश फ्लू आया था उसी तरह का फ्लू हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो यह आप मान के चलें कि फ्लू है और इसमें ओमिक्रॉन की वेरिएंट हो सकते हैं, ओमिक्रॉन हो सकते हैं, या कोरोना के छोटे बड़े वेरिएंट भी हो सकते हैं। अभी जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे दूं कि साइप्रस में जो है डेल्ट्रॉन एक नया वहाँ वेरिएंट आ गया, इसी तरह से इजराइल में आ गया फ्लूकॉन, इसी तरह से जो है फ्रांस में ISQ के रूप में नया वेरिएंट आ गया। तो हो सकता है भारत में कुछ छोटे बड़े वेरिएंट हो, लेकिन इसकी साइंटिफिक पुष्टि जो ICMR करेगा, अन्य जो WHO या अन्य संबंधित विभाग है वो करेंगे। तो अगर लोगों को सर्दी खांसी बुखार इस तरह के छोटे बड़े सिम्टम्स जो आते हैं सामान्य फ्लू में, तो आप मान के चलिए कि इस वक्त हो सकता है कि चूंकि भारत में एक्सपेक्टेड यह है कि लगभग 16 से 20 लाख तक के जो है कोरोना केसेस जब पीक आएगा तो होगा,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दिक्कत ये है कि जो भी लोग घर में टेस्ट कर रहे हैं या जिनको भी घर में सिम्टम हो, कई बार टेस्ट नहीं करा रहे हैं, खुद से टेस्ट करके प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो ये पता कैसे चले? अगर 2,68,000 कल के डेट में जो सुबह डाटा आया है वह बता रहा हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि हमारे पास एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी तीनों की जो 3A है उसकी बड़ी सख्त कमी हो जाती है भारत जैसे जो इतना बड़ा देश है जहाँ पहाड़ी स्थान है, रेगिस्तानी इलाके हैं। इसलिए जो आम लोग यही सलाह है कि जब भी उस तरह के सिम्टम आए खुद को आइसोलेट कर लें, बुखार हो 3 दिन तक आप जो है पैरासीटामोल लें, अपने आप को हाइड्रेशन रखें जैसा कि डॉक्टर उत्पल बता रहे थे, खाना पीना स्ट्रांग रखें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद अगर आपको तकलीफ बढ़ती है तब आप संबंधित डॉक्टर से मिले, जांच कराएं, और हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े या अन्य दवाइयों की जरूरत पड़े, क्योंकि वायरल बीमारियों में बहुत ज्यादा दवाइयों का रोल नहीं होता है। जी। तो इस वक्त अपने खान पान को मजबूत रखने की ज़रूरत है। हल्का खाना खाएं, फल, दूध, सब्जियां ये अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, और साथ साथ सावधानी और सचेत रहने की आवश्यकता ज़रूर है। डॉक्टर अभिनव, अगर हम बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज इन दोनों सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, साथ ही साथ 60 साल के ऊपर वाले जो भी उम्र के लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पूरे 9 महीने के अंतराल के बाद बूस्टर डोज लेने की बात कही जा रही है, अगर इस बीच में कोई कोरोना संक्रमित होता है, उसमें लक्षण नहीं दिखते हैं, बावजूद अगर वो बूस्टर डोज लेता है, तो क्या उससे किसी तरह की परेशानी होगी, या फिर आने वाले वक्त में क्या वो बूस्टर डोज काम करेगा? हाँ, बूस्टर डोज का काम करने का तरीका अलग है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का बॉडी में, और नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी प्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। इसलिए लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 4 वीक्स टू 12 वीक्स तक इंतजार भी कर ले, क्योंकि नेचुरल एंटीबॉडी बन चुका है। नेचुरल एंटीबॉडी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अबाउट 3 मंथ्स तक होता है, और ये जो वैक्सीनेशन वाला है अबाउट 3 to 6 मंथ्स तक का है। तो जो बूस्टर डोज गवर्नमेंट दे रही है उसका अभी उद्देश्य लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन है, इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्ट हुआ उसी टाइम में ये एक नया थर्ड वेव भी आ गया है, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। इसके लिए और लेने के लिए लोग ले सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं फिर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिम्प्टोमेटिक हैं, प्रूव हो गया है RT-PCR से या रैपिड एंटीजन से, तो थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। डॉक्टर अभिनव, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या इससे भी किसी तरह की परेशानी है? नहीं, अभी तक कोई खास परेशानी रिपोर्टेड कहीं नहीं है जी। इसके साथ साथ अगर हम क्वारंटीन होने की बात करें, आइसोलेट होने की बात करें, तो 14 दिन का वो क्वारंटीन पीरियड होता है जिसमें एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने आप को क्वारंटीन रखता है। लेकिन क्या 7 दिनों के बाद, अगर 7 दिन का वक्त बीत जाता है, उसके बाद वो अपने काम पर वापस लौट सकता है, या फिर उस क्वारंटीन पीरियड में अगर वो किसी से भी मुलाकात करता है, भले ही उसके कोरोना के लक्षण कम हो गए हों, क्या तब भी वो लोगों को संक्रमित कर सकता है? देखिए, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कांटेक्ट का, जो कहते हैं कि ये आदमी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आया, वो होता है कि अगर हम 2 मीटर की दूरी में एक दूसरे से मिलते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा रहते हैं, और कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे PP या मास्क और ग्लव्स ये सब नहीं पहनते हैं, तब उसको कांटेक्ट कहा जाता है। 15 मिनट्स तक का ड्यूरेशन होना चाहिए, उससे कम है, थोड़े बहुत देर के लिए मिल रहे हैं तो रिस्क तो नो डाउट है। ओमिक्रॉन में तो और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी लोगों में है, लेकिन 7 डेज अभी नया जो गाइडलाइन आया है उसमें 5 डेज के बाद आप होम आइसोलेशन के बाद अपना जॉब दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं 6th डे ऑनवर्ड्स, कीपिंग ओमिक्रॉन इन माइंड, क्योंकि ये माइल्डर फॉर्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का। अपनी व्यस्तम दिनचर्या में आपने एक महत्वपूर्ण वक्त हमारे लिए निकाला, हमारी जनता के निकाला, हमारे दर्शकों के निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की, लापरवाह नहीं बने, बेपरवाह ना बने, कोरोना के तमाम मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जीवन आपका है और इसकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। नमस्कार।